Good morning, dear students. Today's topic is classification of financial market. There are two segments of financial market, capital market and money market. See in this diagram, financial market is divided into two parts, capital market and money market. Money market is a market for short term and capital market is further subdivided into two parts, primary market and secondary market. So let us go through money market today. The topic is money market. It is a market for short term funds meant for use for a period up to 1 year. मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो सेगमेंट है जिसमें शॉर्ट टर्म फंड्स में डील होती है, यानी सारी वो ट्रांजैक्शंस कंट्री में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं अगर उसका पेमेंट 1 ईयर के अंदर अंदर हो जाता है, यानी वो ट्रांजैक्शन 1 ईयर के अंदर अंदर एंड हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मनी मार्केट. जनरली मनी मार्केट इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल. दो तरह की कैपिटल आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ी होगी, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए होती है एंड वर्किंग कैपिटल इज़ फॉर शॉर्ट टर्म. तो अब मनी मार्केट भी शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है. सो मनी मार्केट इज़ द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल. ट्रांजेक्शन्स ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ कैश फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मनी मार्केट की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें कैश का लेना और देना, लेंडिंग एंड बोरोइंग, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है. एंड ऑल्सो द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, कोई भी शेयर्स या सिक्योरिटीज़ भी अगर हम सेल परचेज करते हैं तो उसका भी टाइम 1 ईयर का ही होता है. और विच गेट्स रिडीम्ड विद इन 1 ईयर पीरियड, या फिर जिसका पेमेंट या जिसकी एक्सपायरी 1 ईयर के अंदर अंदर हो जाए, ऐसी सारी ट्रांजेक्शन्स को हम मनी मार्केट की पार्ट कहते हैं. सो मनी मार्केट इज़ नॉट अ फिक्स जोग्राफिकल एरिया. मनी मार्केट कोई फिक्स एरिया नहीं है, जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया होता है, लाइक शामली में कोई मार्केट है तो एक पर्टिकुलर एरिया है कि इस एरिया में जाके ये मार्केट आ जाएगी. तो मनी मार्केट कोई फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया नहीं है, but it constitutes all organizations and institutions which deal with short term debts. लेकिन इसमें वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो शॉर्ट टर्म डेब्ट्स में डील करते हैं. इसके कॉमन इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? आरबीआई, इसमें कौन कौन डील करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एसबीआई या कोई भी कमर्शियल बैंक. एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. ये सारे इंस्टीट्यूशंस मनी में डील करते हैं और शॉर्ट पीरियड में भी डील करते हैं. दैट इज़ वाई दे आर द कॉमन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मनी मार्केट. मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस डील ऑन फोन एंड फैक्स ओनली. ये ज़्यादातर मार्केट ओरल ही चलता है, फ़ोन और फैक्स के थ्रू चल सकता है. फीचर्स क्या हैं? इसी मीनिंग को ब्रेक करके फीचर्स बनाए हैं. इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म. इट हैज़ नो फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन, नो फिक्स जोग्राफिकल एरिया. मेजर इंस्टीट्यूशंस आर आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, एलआईसी, जीआईसी. एंड कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स, इसके जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, सीपी, सीडी, कमर्शियल बिल एट्सेट्रा. ये इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे. व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट? द फर्स्ट पॉइंट इज कॉल मनी. द मनी बोरोड और लेंट ऑन डिमांड फॉर अ शॉर्ट पीरियड. जब हम मनी बोरो करते हैं, उधार लेते हैं या उधार देते हैं बहुत ही कम समय के लिए, ज़्यादातर जैसे 1 डे के लिए, अगर इतने कम टाइम के लिए हमने बोरो किया है या लेंट दिया है, उधार दिया है, तो उसे हम कॉल मनी कहते हैं. अब इस 1 या 2 दिन में संडेज़ और अदर हॉलीडेज़ इंक्लूड नहीं होते. मोस्टली बैंक्स यूज़ करता है कॉल मनी. जब एक बैंक के पास टेम्परेरीली कैश का शॉर्टेज हो तो वो क्या करता है, दूसरे बैंक जिसके पास सरप्लस कैश है उससे उधार ले लेता है शॉर्टेज होने की वजह से 1 या 2 दिन के लिए. इस कॉल मनी मार्केट को हम इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट भी बोलते हैं क्योंकि ये बैंक टू बैंक चलता है. बट इवन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक के अलावा दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये भी कॉल मनी में डील करते हैं. इट इज़ अ मार्केट ओवर द टेलीफोन. ये भी फ़ोन पे ही कवर हो जाती है. इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो बहुत ही कम है. इट वेरीज फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज़, 1 दिन से लेके 15 दिन तक. और इसकी लिक्विडिटी इज़ जस्ट नेक्स्ट टू कैश. इतने कम समय के लिए जब हम उधार देते लेते हैं तो इसकी लिक्विडिटी इसमें बहुत ज़्यादा है, एकदम नेक्स्ट टू कैश है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर बैंक्स को कॉल मनी की ज़रूरत क्यों पड़ती है?
क्योंकि उन्हें अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करने के लिए। बैंक में एक रिजर्व मेंटेन करना होता है आरबीआई के पास, जिसे सीआरआर बोलते हैं हम। तो ये मेंटेन करने के लिए अगर यहाँ पे भी बैंक को शॉर्टेज हो गई है कैश की, कि उसके पास रिजर्व्स भी नहीं रहे, तो इसके लिए बैंक क्या करता है, कॉल मनी यूज़ करता है, यानी दूसरे बैंक से लोन ले लेता है। अब इस पर जो बैंक इंटरेस्ट देगा उसे हम कहते हैं कॉल रेट, एंड इट इज़ वेरी वोलेटाइल रेट। ये चेंजेबल रेट होता है जो डे टू डे या कभी कभी आर टू आर भी चेंज हो जाता है। देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में और दूसरी सिक्योरिटीज़ में अपोजिट रिलेशन है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉल मनी इंक्रीजेज द अदर सिक्योरिटीज़ बिकम चीप। जब भी कॉल मनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो दूसरी सिक्योरिटीज़ सस्ती हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कॉल मनी जो है वो कॉस्टली ट्रांजैक्शन है। ये तभी करनी होती है जब बैंक की मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी ना हो रही हो। इतने कम समय के लिए होती है, लेकिन इस पर ब्याज यानी रेट, जो कॉल रेट है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से दूसरी सिक्योरिटीज़ हमें इसके कंपैरेटिवली चीप लगती हैं, सस्ती लगती हैं। द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय आरबीआई। ट्रेजरी क्या होता है, जहाँ गवर्नमेंट का के पास पब्लिक का पैसा रखा होता है। अब गवर्नमेंट के जो बिल्स होते हैं वो आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो बिल्स हैं ये गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लेने में हेल्प करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ये बिल्स हैं वो बैंक्स को, जनरल पब्लिक को सेल किए जा सकते हैं। दीज बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये बिल्स जो हैं ट्रांसफरेबल हैं, नेगोशिएबल हैं, इनको ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। दीज आर कंसिडर्ड सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसमें आरबीआई इशू करता है इसको। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 14 डेज से 364 डेज तक, यानी क्योंकि हमने मनी मार्केट में पढ़ा था कि जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है दैट इज़ 1 ईयर, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 14 डेज एंड एंड्स एट 364 डेज। ट्रेजरी बिल्स को ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। दे आर इशूड एट अ प्राइस लोअर दैन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। ये इशू होते हैं डिस्काउंट पे, यानी जो इसकी फेस वैल्यू है उससे कम पे तो ये इशू होगा, और जब हमें रीपेमेंट मिलेगा, वापसी मिलेगा पैसा, तो हमें एट पार यानी कम पूरा पैसा मिलेगा। दीज आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000। इसका मिनिमम अमाउंट भी 25,000 है और उसका कोई भी आगे मल्टीपल हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर एक इन्वेस्टर है, उसने 3 मंथ्स के लिए ट्रेजरी बिल परचेज़ किया है जिस बिल की वैल्यू 2 लाख है, उसने परचेज़ किया 1,90,000 में। मैंने आपको बताया था ये डिस्काउंट पे मिलता है, इसका जो इशू प्राइस होता है वो लोअर देन फेस वैल्यू होता है। तो ये जो बिल है इसकी फेस वैल्यू 2 लाख थी, बट हमें ये मिला 1,90,000 में। अब ये बिल मैच्योरिटी पीरियड तक हम रखेंगे और बाद में हमें मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपीज़। तो जो ये डिफरेंस आ गया है बिल अमाउंट में और अमाउंट परचेज में, ये हमें एक तरह से इंटरेस्ट मिल गया है। ये क्या चीज़ है बेटा, गवर्नमेंट को जब हमें शॉर्ट टर्म लोन्स लेने होते हैं, पब्लिक से जब गवर्नमेंट ने पैसा लेना होता है, तो गवर्नमेंट टी बिल्स यूज़ करती है, यानी अपना कोई बिल आपको सेल के लिए ऑफ़र कर देती है। अब बिल था 2 लाख का, बट आपको वो मिला 1,90,000। आपने तो अपने प्रॉफिट के लिए ख़रीदा है, क्योंकि आपको वो इंटरेस्ट मिलेगा, और गवर्नमेंट की तरफ से ये एक तरह से लोन है, और जो डिफरेंस आ गया वो एक तरह से हमें इंटरेस्ट मिल गया। थर्ड इज़ कमर्शियल बिल्स। ये बिज़नेस के बिल्स होते हैं जो नॉर्मली हम रूटीन में बिज़नेस करते हैं, उसमें जो बिल बनता है, जब कोई हमारे से गुड्स को उधार लेके जाए तो हम उसे बिल बना के देते हैं, दैट इज़ ट्रेड बिल, या हम उसे अकोमोडेशन बिल भी कहते हैं। ये वो बिल्स हैं जो एक बिज़नेस फर्म दूसरे बिज़नेस फर्म के नाम पे बनाती है। ये कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्रेडिट सेल और परचेज में चलते हैं। बाज़ार में जो उधार में ख़रीदा बेचा जाता है सामान, उसमें एक कॉमन चीज़ है कि एक बिल बनता है। दीज हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड, इसमें भी जो टाइम पीरियड है जनरली 90 डेज़ का होता है, एंड कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक इवन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। और इन बिल्स को बैंक से डिस्काउंटिंग भी कराया जा सकता है मैच्योरिटी पीरियड से पहले। ये आपने 11th में अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा, बिल डिस्काउंटिंग वाली टर्म, ये वही है। दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी नेगोशिएबल है, इनको ईजिली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो बिल ड्रॉर है, जो बिल बना रहा है, वो बिल को ऑनर करता है ड्यू डेट पे। ट्रेड बिल कोई इज़ नथिंग बट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। ट्रेड बिल क्या है, एक रिटर्न प्रूफ है कि आपने उधार लिया है। 2 पार्टीज़ हैं इसमें, ड्रॉर और ड्रॉई या पेई। एक ने पे करना है, एक ने बिल बनाना है।
तो वो टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के बाद बिल आपको पे कर देगा। इस बात का जो रिटर्न प्रूफ है उसको हम ट्रेड बिल बोलते हैं। ये जो ड्रॉई है ये बिल को एक्सेप्ट करता है और फिर लायबल है पेमेंट देने के लिए ड्यू डेट पर। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट इज कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स क्या हैं? जो बिजनेस के पेपर्स होते हैं। इंडिया में इसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट टाइम 1990 में हुआ था। ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स हैं इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। ये पब्लिक कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इशू करती हैं। इनका फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड है जो कि 15 डेज से 1 ईयर तक है। क्योंकि कमर्शियल पेपर्स अनसिक्योर्ड हैं इसलिए कंपनी केवल वही कंपनीज इशू करेंगी जिनकी एक अच्छी रेपुटेशन है और जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। द कमर्शियल बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर द मेन इन्वेस्टर्स ऑफ कमर्शियल पेपर्स। इसमें जो मेन इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स और कमर्शियल बैंक्स होते हैं। फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर्स आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। यहाँ से जो पैसा रेज किया जाता है वो फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करने की कॉस्ट। शेयर्स इशू करने के लिए हमें प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट्स देने पड़ते हैं, तो वो जो खर्चे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। कमर्शियल पेपर को हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म को लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करने हैं, नई ऑफिस की बिल्डिंग बनानी है, मशीनरी बनानी है, तो ये फंड्स रेज करने के लिए उसे शेयर्स इशू करने पड़ेंगे या डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। अब इनको इशू करने के लिए उसे कुछ खर्चा करना पड़ेगा दैट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे ब्रोकर को कमीशन देना, प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना। तो फर्म ये वाले खर्चे कमर्शियल पेपर्स को इशू करके पूरा करती है, यानी अपने जो बिजनेस के पेपर्स हैं उन्हें उधार में रख देना और उसके बदले में फंड्स को रेज कर लेना और उससे फ्लोटेशन कॉस्ट को यूज़ करते हुए शेयर्स इशू कर लेना। तो ये पैसा इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन पर्पज़ क्या है कमर्शियल पेपर्स का? एक तो इससे फ्लोटेशन कॉस्ट पूरी होगी और शॉर्ट टर्म फंड्स भी मिल जाते हैं, सीजनल और वर्किंग कैपिटल की नीड्स भी पूरी हो जाती हैं। द फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, CD। ये एक टाइम डिपॉजिट है जो कि सेकेंडरी मार्केट में सेल किया जा सकता है। केवल एक बैंक ही इशू कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये एक बियरर सर्टिफिकेट है या इसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी बोलते हैं। ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी हम कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करता है कंपनीज़ के डिपॉजिट्स के अगेंस्ट। जैसे किसी कंपनी के 50 लाख रुपीज़ हैं बैंक के पास। अब कंपनी ने किसी को ऑर्डर करना है, कोई सामान ऑर्डर करना है, तो कंपनी क्या करती है, बैंक से अपना एक सर्टिफिकेट बनवा लेती है कि हमारा 50 लाख रुपीज़ यहाँ पे है। बैंक एक सर्टिफिकेट बना के दे देता है ऐसी कंपनी को। तो इससे क्या होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दूसरे को पता चल जाती है, जिससे कि वो उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता है बिना पेमेंट के। सो इसका भी टाइम पीरियड क्या है, 91 डेज टू 1 ईयर। 1 ईयर तो लास्ट ईयर मनी मार्केट में हर इंस्ट्रूमेंट का। सो दीज कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स। ये किसी भी इंडिविजुअल को, किसी बिजनेस कॉरपोरेशन को, किसी भी कंपनी को दिया जा सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, जब कंपनी के पास कैश ना हो लेकिन डिपॉजिट्स हों उसके पास। सो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ हाई। बैंक की ग्रोथ जो है वो व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज़ स्लो, जब डिपॉजिट्स नहीं हो रहे और क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा है तो बैंक क्या करता है, केवल एक सर्टिफिकेट दे देता है कि आप ये सर्टिफिकेट दूसरे को दिखा के अपना लोन पे काम करवा लो और बाद में बैंक उसका पेमेंट कर देता है। इज़ इट क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।